Hi guys, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने अभ्यास 2C का बेसिक और उसके पूरे क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से समझाया था। अब हम इस वीडियो में अभ्यास 2D स्टार्ट करेंगे। हमारा अभ्यास 2D का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। ये कि देखिए, ये जो संख्या रेखा दिया है इस पे जो विभाजन किया गया है उसे हमें क्या करना है, बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए ये जो संख्या रेखा है यहाँ से क्या हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 से स्टार्ट होके वह पहले 2 पे गया, फिर 2 से स्टार्ट करके 4 पे गया, फिर 4 से स्टार्ट करके वह 6 पे गया, फिर 6 से 8 पे, फिर 8 से 10 पे, फिर 10 से 12 पे। यानी कि वह दो दो के क्रम में आगे बढ़ता चला जा रहा है। कितने बार जा रहा है, देखिए पहले गया 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, 2 बार। ठीक है, देखिए यहाँ जब 2 बार चला तो ये वाला हो गया, फिर यहाँ से फिर 2 बार चलना स्टार्ट किया तो ये वाला हो गया, यहाँ से फिर 2 बार चलना स्टार्ट किया तो ये वाला हो गया। फिर जब 6 पे पहुँचा, फिर 6 से फिर 2 बार चलना स्टार्ट किया तो 8 पे पहुँचा तो ये हो गया। फिर जब 8 से फिर 2 कदम चला तो फिर 10 पे पहुँचा, और जब 10 से फिर 2 कदम चला तो 12 पे पहुँचा। इस प्रकार उसने अपनी दूरी क्या की, तय किया। यहाँ पे मैंने जो ये क्रॉस का निशान लगाया है इसे मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई से हम ऐसे नहीं करेंगे, इसे ऐसे करेंगे, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। यानी कि वह 2 कदम 6 बार चला। टोटल मिला के वह कितना कदम चला, 2 4 6 8 10 12। यहाँ 12 पे पहुँच गया ना, वो 0 से स्टार्ट किया और 2 कदम 6 बार बढ़ा। जब वो 2 कदम 6 बार बढ़ा तो वह 12 पे पहुँचा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है उसके कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ 0 से स्टार्ट करके 12 पे जा रहा है और वह हमेशा 0 से जब वह 12 तक पहुँचने में वह हमेशा 2 कदम आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर वो 0 से 12 तक जा रहा है और 2 कदम आगे बढ़ता जा रहा है तो 12 तक पहुँचने पर उसे 2 कदम कितनी बार बढ़ना पड़ा। नहीं समझ में आया? उसके कहने का मतलब है कि अगर वो 0 से 12 तक पहुँच रहा है, समझिए अगर वह 0 से 12 तक पहुँच रहा है तो वह क्या कर रहा है कि 2 कदम की दूरी तय कर रहा है ना, 2 कदम फिर 2 कदम फिर 2 कदम, इसी प्रकार कर रहा है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि वह जो व्यक्ति है वह 2 कदम जो आगे बढ़ता जा रहा है, तो वह 0 से 12 तक जब पहुँचा तो वह कितनी बार 2 कदम आगे बढ़ा। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितनी दूरी चला, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वो उसका पूरा दूरी, तो उसने कितना 12 कदम चला। 12 कदम चला। अब देखिए 12 कदम चला और कितनी बार चला, मतलब कि कितना कितना कदम आगे बढ़ा, 2 कदम। ठीक है, वह टोटल दूरी 12 तय किया और 2 कदम के माध्यम से किया, यानी कि 12/2 इक्वल। अब जब इसका डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आएगा ना, तो यानी कि आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि वह 0 से 12 तक पहुंचने में 6 बार 2 कदम आगे बढ़ा। यहाँ पे आंसर भी आ गया 6। आंसर के माध्यम से भी आप ऐसे बता सकते हैं, अगर फिगर के माध्यम से आप समझाना चाहें तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार 2 कदम आगे बढ़ाया। ये तो आपका पहला क्वेश्चन रहा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 21/3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। पहला ये दिया है और दूसरा ये दिया है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे समझेंगे। ठीक है, पहले हम इसे समझें कि ये इसका मतलब है क्या। बोल रहा है कि अगर 21 का डिवाइड हम 3 से कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर हम 21 का डिवाइड 3 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं एक दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। देखिए अगर हम ऐसे 21 का डिवाइड जब 3 से कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, अगर हमें 21 का डिवाइड 3 से करना है
तो हमें क्या करना होगा कि 3 का 7 बार जब हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, 21 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमने क्या किया कि 3 का 7 बार टेबल पढ़ा, तब जाके 21 आया, फिर ये कट गया। तो फिर वही देखिए, वही सिस्टम किया यहाँ पे, 3 का 7 बार टेबल पढ़ा, 21 आ गया, 21 आया ना। तो वही बोल रहा है कि अगर हम 21 भागे 3 = 7 को अगर गुणात्मक तथ्य के रूप में दिखाएं तो इस प्रकार दिखा रहे हैं, यानी कि 3 × 7 = 21। यही ना दिखा रहा है यहाँ पे कि 3 × 7 = 21। तो बोल रहा है कि अगर हम इसको इस प्रकार दिखाएं, यानी इसको हम इस प्रकार दिखा रहे हैं, तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो क्या करना है कि इसे भी उसी प्रकार दिखाना है और दूसरे वाले को भी उसी प्रकार दिखाना है। तो एकदम आसान तरीका, ये समझ में आ गया ना, तो आप कर लेंगे इसे। देखिए मैं पहला लगा रहा हूँ। पहला क्या होगा कि 56 / 8 = 7, यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर 8 का हम टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही होगा ना। जब 8 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा में भी वही, दूसरा में क्या कर रहा है कि 66 का जब डिवाइड हम 11 से कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, यानी कि हम 11 का जब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 66 आ रहा है, यही आ रहा है। बस यही हमारा आंसर था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे। अगर हम दो संख्याओं की का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे संख्या लिख दीजिएगा, फिर दूसरी संख्या इक्वल कोई संख्या आएगा, इसका मतलब यानी कि आंसर आएगा, यानी हल आ जाएगा ना। तो बोल क्या रहा है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 117 जो है वह दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 117 आ रहा है। तो उसमें क्या करा कि जिसकी एक संख्या 13 है, यानी कि उसमें एक संख्या आपको बता दिया कि उसकी जो एक संख्या वो 13 है। तो मान लीजिए मैंने पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और आज कितना रहा आंसर, 117 आ रहा है ना। तो आप देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरी संख्या मालूम करना है। पहली संख्या दे दिया और हल भी बता दिया। तो जब दूसरी संख्या करेंगे हम, दूसरी संख्या इक्वल, अब हमें क्या करना है, दूसरी संख्या मालूम करना है। दूसरी संख्या कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे जो 13 है अगर ये मल्टीप्लाई इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। या तो ऐसे करें, या तो हम 13 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, जितने बार में 117 आएगा उतना ही वही दूसरी संख्या हो जाएगा। दो तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसे इसी प्रकार कर दे रहे हैं कि जैसे 117/13। अब क्या करेंगे, 13 का इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसका 13 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 9 बार में आपका 117 आएगा 9 बार, पढ़ के चेक कर लीजिएगा, 9 बार में आएगा। तो 9 बार यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि अगर हम पहली संख्या 13 रहेगी और दूसरी संख्या जब 19 रहेगा, तो जब इसका इसमें हम टेबल पढ़ेंगे तो 117 आएगा। यही हमारा आंसर है। ये यानी कि दूसरी संख्या जो है वह 9 है। वही ना बोल रहा था कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है कि 117 को ऐसी दो संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है जिसकी पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या का पता नहीं है, तो दूसरी संख्या हमारे 9 है। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन क्या करा कि ऐसा कोई पूर्ण संख्या है कि जिसे अगर हम उसी संख्या से विभाजित करें तो वही संख्या आ जाए। देखिए अगर हम 2 का 2 से विभाजित करते हैं, ठीक है, अगर हम 2 का 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2 = 0 ना। जब हम 2 का 2 से भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन में इसका कहने क्या मतलब है कि अगर ऐसा कोई संख्या है जिसका अगर हम उसी से भाग दे दें तो वही संख्या आ जाए। समझ रहे हैं आप ना।
यानी कि हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, वह संख्या है। तो वह संख्या क्या है आप बता सकते हैं? जी हाँ, वह संख्या 1 है। कैसे? देखिए, अगर हम 1 का 1 से भाग दें तो 1 एक कम 1, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा 0, तो 1 आ जा रहा है। यानी कि अगर हम 1 का 1 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, यानी कि वह संख्या है, और वह संख्या क्या है? 1 है। तो आप कहेंगे यहाँ पे इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे हाँ, वह संख्या 1 है। ये रहा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? क्या कर रहा है कि देखिए, कर रहा है कि अगर हम 4 का डिवाइड 2 से कर रहे हैं तो क्या 2 का डिवाइड 4 से करेंगे तो वो आपस में इक्वल होगा? समझिए, जैसे अगर आप 4 का 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 2 आएगा। लेकिन अगर आप 2 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा? नहीं आएगा, 0 पॉइंट कुछ में आएगा। क्या हो रहा है कि ये इक्वल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो पांचवा का जो आंसर है वह हो जाएगा कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमारा अभ्यास 2D भी समाप्त हो गया। मैंने उसके पूरे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपके बुक में दिया है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न जो दिया है उसका एक क्वेश्चन दिया पहला कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो उसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 81 और 83, और दूसरा दिया है 83 और 87, तीसरा दिया है 81 और 89, और चौथा दिया है 83 और 89। तो हमें इस चारों विकल्प में से एक विकल्प क्या है? सही है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहले मैं आपको अभाज्य संख्या बता दे रहा हूँ। देखिए, एक होती है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, और एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। सम संख्या जो होता है, सम संख्या किसे कहते हैं? सिंपल तरीका से जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम विषम संख्या कहेंगे। लेकिन हमें सम और विषम के बारे में जानना जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है कि अभाज्य संख्या के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमें इसमें अभाज्य संख्या पूछा है, न कि सम विषम पूछा है। मैंने आपको बस एक इस तरह बता दिया कि सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम विषम संख्या कहेंगे। ये हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? भाज्य अभाज्य संख्या जानना है। अब भाज्य संख्या क्या होगा? देखिए, भाज्य संख्या में क्या होगा कि वह अंक जो किसी भी टेबल में नहीं कटे, किसी भी अंक से नहीं कटे, स्वयं से कट सकता है लेकिन किसी और से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं कटे, मैंने बोला ना कि वह संख्या जो किसी भी टेबल में नहीं कटे, सिर्फ स्वयं के अलावा, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में 7 को मान लीजिए, ये जो 7 है ये सिर्फ स्वयं से कटेगा, 7 एकम 7, और किसी के टेबल में 7 आता है? 2 के आता है? नहीं आता ना। 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं। ये क्या करे? सिर्फ अपने से कट रहा है और किसी अदर में नहीं कट रहा है। तो हम अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और टेबल में न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन इसी का विपरीत क्या हो जाएगा कि भाज्य संख्या। इसी का विपरीत भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या में क्या होगा कि वह किसी भी टेबल में कटेगा। जैसे 9 मान लीजिए, अब 9 क्या होगा? ये 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 9 से भी कट जाएगा, कट गया। ये क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो वही बोल रहा है। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है? तो बोला ना 80 और 90 के बीच, ऑप्शन भी दे दिया कि 80 और 90 के बीच में।
अब बाई संख्या क्या है, तो देखिए आप पहला ये 81 है, सिंपल से 81 कट जाएगा 9 के टेबल में, 3 से भी कट जाएगा, यानी पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए 83 और 87, इसमें आप 87 चेक करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 7 27, 3 9 जा 27, ये भी रॉन्ग है। अब तीसरा देखिए फिर 81 कट जाएगा, ये भी रॉन्ग है। तो जब ये 3 रॉन्ग है तो चौथा पक्का ही सही होगा, ये वाला, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। यानी 83 और 89 किसी के भी टेबल में कटने वाला नहीं है, स्वयं के सिवाय। समझ आ गया आपको। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा है। दूसरा क्वेश्चन करा है, इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। देखिए क्या करा है कि ये जो प्रश्न है आपका, ये जो दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें क्या है 5 पद है, मतलब आपको 5 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से क्या बोल रहा है कि 4 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं, मतलब कि जो 4 पद है वह एक जैसे हैं और एक जो है वह सबसे अलग है। तो वह जो सबसे अलग है वह कौन सा पद है, वही हमें क्या करना है, छांटना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ से क को देखिए तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए 6 का अगर टेबल 3 बार पढ़े तो 18 आ जा रहा है, 6 3 जा 18 ना। और ख में देखिए अगर 7 का टेबल 5 बार हम पढ़ रहे हैं तो 35 आ जा रहा है ना। और हम अगर 9 का टेबल 3 बार पढ़ रहे हैं तो 27 आ जा रहा है। लेकिन 5 का अगर 4 बार पढ़ रहे हैं तो 20 आएगा, लेकिन ना कि 26 आएगा। ये तो पहले गलत हुआ, गलत नहीं हुआ, जैसे मैं एक रूल इसमें लगा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे ये रूल नहीं अप्लाई हुआ। अब 6 में देखते हैं, अगर 8 का टेबल हम 7 में पढ़ रहे हैं तो 56 आ रहा है ना। यानी कि इस जो रूल इसमें लगाया वह रूल इसमें भी लागू हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, लेकिन घ में नहीं हुआ। तो ये क्या है, सबसे अलग है। ये घ वाला ऑप्शन जो है वह सही है और बाकी सब एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, जो वह क्या कर रहा है कि दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्र पर लिखिए। देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले आप यहाँ चेक करिए, जो 196 दिया है, अगर हम ये क्या है 14 का वर्ग है, अगर हम 14 का वर्ग करेंगे 196 आ जाएगा ना। अब यह जो 169 है यह 13 का वर्ग है ना। और जो यह 144 है यह 12 का वर्ग है और यह जो 121 है यह 11 का वर्ग है और जो 100 है यह 10 का वर्ग है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 14 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग, 10 का वर्ग, क्या और एक एक घटा जा रहा है। तो 10 के बाद 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या आएगा 81, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया आपको पूरा। इस प्रकार मैंने अभ्यास 2D का पूरा क्वेश्चन के साथ साथ जो ये छात्रवृत्ति वाला क्वेश्चन दिया था उसे भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो आप एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया हो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।